आज हम लोग देखेंगे कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दिया है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो शासन है जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो, जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो और जनता के लिए शासन हो। जनता के लिए शासन, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए अगर लोकतंत्र है तो। हमने देखा था कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सत्तावादी राज्य होता है और लोकतांत्रिक राज्य होता है। सत्तावादी राज्य में हमने इस प्रकार के राज्य देखे हैं कि जहाँ का जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति है, वो शक्ति किसी एक संस्था या व्यक्ति के हाथ में होती है, तो वो सत्तावादी राज्य कहलाता है। तो इतने दिन से सत्तावादी शासन जैसे राजतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही शासन, ऐसे शासन चलते चलते फिर उसके बाद ये बात सामने आई कि आखिर जनता की भूमिका क्या है। जो शासन प्रशासन है इसमें जनता की भूमिका क्या है। जनता ये बाध्य है राजा के इच्छाओं को मानने के लिए। राजा की इच्छा ही कानून है, तो उसको मानने के लिए जनता बाध्य है। और उसके बाद तानाशाही शासन में हमने देखा कि डर भय पर आधारित शासन है तानाशाही शासन। तो इस प्रकार से शासन चलते चलते कुछ समय तक चला। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे जनता की बात सुनी जाए। जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो या जनता के लिए शासन हो। तो ऐसे में फिर लोकतंत्र सामने आता है और लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर लोकतंत्र ये जनता का शासन कैसे, वोट देने का अधिकार और फिर राजनीतिक समानता का अधिकार, ये किस प्रकार से अस्तित्व में आया और कैसे इसका विकास हुआ, ये सारी चीज़ें विश्व इतिहास में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देखने वाले हैं आज कि जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, इस परिभाषा में जो ये शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है, जनता का शासन का अर्थ क्या है, उसके बाद जनता के द्वारा शासन का अर्थ क्या है और फिर जनता के लिए शासन का अर्थ आखिर है तो क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, हम लोग लोकतंत्र पढ़ रहे हैं और लोकतंत्र में सर्वमान्य परिभाषा जो है, जो लोकतंत्र पे एकदम फिट बैठती है, वो परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया। और उनके परिभाषा में एक शब्द आता है जनता के द्वारा शासन। क्या आता है? वो है जनता के द्वारा, जनता के द्वारा शासन। ये जो जनता के द्वारा शासन ये शब्द कही अब्राहम लिंकन ने, तो इसका अर्थ क्या था, इससे क्या तात्पर्य है, आखिर जनता के द्वारा शासन कैसे होगा, किसी शासन व्यवस्था में क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जनता के द्वारा शासित जो है राज्य है या क्षेत्र है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम लोग कह रहे हैं जनता के द्वारा शासन होना चाहिए, तो दरअसल जनता के द्वारा शासन होने का मतलब है नीति निर्माण करने का अधिकार जो है वो जनता के पास होना चाहिए। जो नीति निर्माण का अधिकार है, नीति निर्माण का हक, जो अधिकार है वो जनता के पास होना चाहिए। नीति निर्माण का अधिकार अगर जनता के पास है तो फिर
ये कहा जाएगा कि यहाँ का शासन जो है वो जनता के द्वारा चलाई जा रही है। नीति निर्माण का अधिकार जनता के पास हो। वहाँ जिस क्षेत्र में जनता है उस क्षेत्र की जनता के पास ही वो अधिकार हो कि वो अपने लिए कानून बनाए। आखिर जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून बनाया जा रहा है जनता के लिए, जनता के लिए ही वो कानून बनाया जा रहा है। और वो कानून, उस कानून में जनता की 1% की भी भूमिका ना हो। अगर कोई राजा है और राजा की इच्छा ही वहाँ का कानून हो जाए तो उसमें जनता की भूमिका कहाँ है? जनता की भूमिका नहीं है। चूँकि कानून जनता के लिए ही बनाया जा रहा है तो वो कानून जनता के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। अगर हम कानून, कोई नियम, कोई विधि हमारे लिए बनाया जा रहा है तो उसको बनाने का अधिकार हमें होना चाहिए। हम अपने लिए कानून बनाएं, वही है जनता के द्वारा शासन। तो नीति निर्माण का अधिकार अगर जनता के पास है तो वो कहा जाएगा कि जनता के द्वारा शासन हो रहा है। और नीति निर्माण का अधिकार जनता के पास 2 प्रकार से हो सकता है। जनता कैसे नीति का निर्माण करेगी? दो प्रकार से जनता नीति का निर्माण कर सकती है। ये प्रत्यक्ष रूप से करेगी, जनता खुद करे। प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद करे। प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद कानून बनाए। एक तो ये है, नीति निर्माण का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। और नीति निर्माण जनता के पास कैसे हो, इसके लिए 2 रास्ते हैं। इसके लिए 2 रास्ते हैं। किसके लिए? ये कि जनता नीति निर्माण कैसे करे। आखिर जो ये शब्द है जनता के द्वारा शासन करना, तो जनता के द्वारा शासन करने का तात्पर्य इस बात से है कि जो नीति निर्माण है, क्योंकि नीति जनता के लिए बनाई जा रही है, जनता के लिए ही नीति बनाई जा रही है, तो वो नीति क्यों ना जनता ही बनाए। जनता अपने लिए खुद नीति बनाएगी। तो जब जनता अपने लिए खुद नीति बनाएगी तो उसके लिए कैसे, जनता कैसे नीति बनाएगी अपने लिए? तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते इस प्रकार से है कि जनता खुद नीति का निर्माण करे, खुद से जनता कानून बनाए, या फिर अपने प्रतिनिधि चुन के जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनकर उनके द्वारा विधि निर्माण कराए। 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन कौन से हैं? ये 2 रास्ते हैं कि जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करे, या फिर अपने प्रतिनिधि को चुन के उनसे कहें कि आप हमारे लिए कानून बनाएं। जनता को जो ठीक लगे, जनता को जो व्यक्ति ठीक लगे, ऐसा लगे जनता को कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छी नीति, अच्छे कानून का निर्माण करेगा, तो उस व्यक्ति को चुनेगी और कहेगी कि आप हमारे लिए कानून बनाइए। ये है अप्रत्यक्ष रूप से बनाएं। या फिर जनता खुद बढ़ चढ़ के भाग ले और नीति निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए और खुद प्रत्यक्ष रूप से नीति का निर्माण करे। जो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद कानून बनाए, अगर ऐसा कोई व्यवस्था सामने आती है तो उसे सहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है।
इसे सहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है। तो फिर सहभागी जो लोकतंत्र है, सहभागी लोकतंत्र किसे कहा जाता है? एक ऐसा लोकतंत्र जहां नीति निर्माण का अधिकार जनता के पास खुद हो, प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में जनता की भूमिका हो, ऐसे लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। पहले हमने देखा कि जनता के द्वारा शासन का अर्थ आखिर क्या है। तो जनता के द्वारा शासन का अर्थ ये है कि जो नीति निर्माण है, जो कानून का निर्माण करना है, वो जनता के हाथ में होना चाहिए। जनता खुद के लिए खुद कानून बनाए, और इसके लिए दो रास्ते निकल के सामने आते हैं। दो रास्ते सामने निकल के आते हैं। एक ये है कि जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए कानून बनाए, या फिर अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजे और वो उनका प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाए। ये दो रास्ते होते हैं। जो ये है प्रत्यक्ष रूप से खुद कानून बनाती है जनता, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसे सहभागी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में देखने को मिली है। प्रारंभ में, जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो कभी ऐसी व्यवस्था जो है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। और फिर ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में हो भी सकती है, क्योंकि अगर छोटा देश है, अब ये प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा कानून बनाने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई बिल रखा गया संसद में, कोई कानून बनाया जा रहा है, इस बिल को रखा गया है संसद में, और इस बिल पे जनता का राय चाहिए। क्या चाहिए? जनता का राय चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से जनता का राय चाहिए। तो ये वाले सहभागिता लोकतंत्र वाला सिस्टम होगा। तो इस बिल पे क्या, या तो फिर जनता प्रत्यक्ष रूप से इसको देखे, पढ़े और इस पे अपनी सहमति या असहमति दर्ज करे। सहमति या असहमति दर्ज करे कि ये बिल हमारे लिए, ये कानून जो है हमारे लिए सही है या गलत है। तो ये जनता खुद तय करे। या फिर एक रास्ता हो सकता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के वहाँ पे भेज दे जहाँ पे ये बिल पास होता है, या ये कह ले कि संसद में अपने प्रतिनिधि को चुन के भेज दे और कह दे कि जो बिल पारित होगा, जो बिल रखा जाएगा, उस बिल को आप देखेंगे कि सही है कि गलत है, आप उस पर सहमति या असहमति हमारी तरफ से दर्ज करेंगे। ये दो रास्ते होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बिल है प्रत्येक जनता के पास पहुँचाया जाएगा। एक एक व्यक्ति उसको देखेगा, पढ़ेगा और समझेगा कि जो ये बिल है, जो ये कानून है, ये पास होने वाला जो कानून है पास हो जाएगा तो हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे सहभागी लोकतंत्र में। इसमें होता क्या है कि उस बिल को एक एक जनता के पास पहुँचाया जाएगा। प्रत्येक जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी कि ये हमारे लिए जो बिल रखा गया है, जो इसमें नियम कानून हैं, जो प्रावधान लिखे गए हैं, ये हमारे लिए सही है कि गलत है। ये जनता खुद देखेगी और खुद तय करेगी कि ये कानून बनाया जाए कि नहीं। अगर जनता का इसको सपोर्ट मिलता है तो ये कानून बन जाएगा। अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर ये बिल वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये है, ये वाली व्यवस्था है। और दूसरी व्यवस्था ये है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के संसद में भेजे और कहे कि वहाँ पे जो बिल पास होगा उस बिल पे आप क्रिया प्रतिक्रिया देंगे अपनी, और आप देखेंगे कि वो जो बिल है, जो उसमें कानून है, जो उसमें प्रावधान है, वो प्रावधान हमारे लिए सही है कि गलत है, ये देखेंगे आप। और वो अगर वो सही होगा तो आप उसको कानून बनाने के लिए सहमति दे देंगे, और अगर गलत होगा तो आप उसको कानून बनाने के लिए सहमति नहीं देंगे, उस पर असहमति दर्ज करेंगे। ये दो रास्ते हैं, दो तरीके से जनता द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, और ऐसे छोटे छोटे देशों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अगर बड़े देशों की बात करें तो बड़े देशों में प्रत्येक एक एक कानून के लिए एक एक व्यक्ति तक पहुंचना,
ये बहुत ज़्यादा खर्चे वाली बात हो जाएगी और फिर सरकार पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि समय बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। और ऐसे में एक कानून को प्रत्येक जनता तक, एक बिल को प्रत्येक जनता तक पहुंचते पहुंचते 1-2 साल लग जाएंगे, 1-2 साल 3 साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार से उस कानून को पास होते होते कितने दिन बीत जाएंगे, और फिर उसके बाद उसमें कर्मचारी भी लगेंगे, और उसको काम करने के लिए उसमें कर्मचारी लगेंगे, उसमें पैसे लगेंगे, समय लगेंगे, सारी चीज़ें सरकार की जो वो घाटे का ये जो सौदा है ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़े देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। छोटे छोटे देशों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्योंकि जनसंख्या कम है, सबके पास आसानी से पहुंचाया जा सकता है और सबकी राय बड़े आराम से प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है। तो ये है जनता के द्वारा शासन। और जनता के द्वारा शासन का मतलब है कि नीति निर्माण का अधिकार जो है वो जनता के पास होना चाहिए। और जनता के पास नीति निर्माण का अधिकार किस प्रकार से होगा? 2 प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधि को चुनकर जनता अपना जो अपने लिए कानून है उस कानून का निर्माण करने के लिए अपने प्रतिनिधि से कहे। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र या असहभागी लोकतंत्र। असहभागी लोकतंत्र, असहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में अपना योगदान निभाती है, कोई बिल पास होता है, कोई बिल रखा जाता है और उस कानून को पास करने के लिए प्रत्येक जनता के पास पहुंचाया जाए और प्रत्येक जनता से पूछा जाए कि ये कानून आपके लिए ठीक है या नहीं है, और कानून उस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, और ये जनता अपनी क्रिया प्रतिक्रिया उस पर देगी। एक तो ये व्यवस्था है। अगर प्रत्यक्ष रूप से जनता कानून बनाने में अपना योगदान निभाती है तो वो है सहभागी लोकतंत्र। और दूसरी व्यवस्था ये होती है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुने, संसद में भेजे और वो प्रतिनिधि जनता के लिए कानून बनाए। ऐसी व्यवस्था को असहभागी लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस व्यवस्था को अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसको अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये जनता द्वारा जो अपने प्रतिनिधि को चुनकर कानून बनवाया जा रहा है, जनता प्रतिनिधि को चुन के संसद में भेज रही है और वो संसद में गए हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार के लोकतंत्र है इसे अक्रिय लोकतंत्र कहा जाता है। और अक्रिय लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार के लोकतंत्र में जो जनता की सक्रियता होती है वो चुनाव मात्र में होती है। चुनाव के दौरान ही ये सक्रियता जनता की देखने को मिलती है। तो जनता की सक्रियता कब देखने को मिलती है? यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या है कि जनता की सक्रियता चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है, क्योंकि जनता की सक्रियता चुनाव के दौरान मात्र ही देखने को मिलती है। देखने को मिलती है।
इतना नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? इसको अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक क्षेत्र में आम जनता की सक्रियता कहाँ, क्योंकि राजनीति में आम जनता की सक्रियता चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है। इस प्रकार के लोकतंत्र में, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, या जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुन के वो भेजती है संसद में, तो ऐसे में जो राजनीति में आम जनता की सक्रियता जो है वो चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है। क्योंकि एक बार जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेज देती है संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में भेज देती है, तो उसके बाद वो जब तक उसका कार्यकाल है, जब तक उस प्रतिनिधि का निर्धारित कार्यकाल है, वो कार्यकाल खत्म जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जनता की भूमिका देखने को मिलेगी नहीं। जब वो कार्यकाल समाप्त होगा और फिर से जब प्रतिनिधि चुनने की बारी आएगी जनता की, तो उस समय जनता की सक्रियता देखने को मिलती है। अब बाकी दिन में और बाकी सभी दिनों में ये जनता अक्रिय होती है, आम जनता राजनीतिक क्षेत्र में अक्रिय होती है, सक्रियता देखने को मिलती नहीं है, इसलिए इसे अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर उनके द्वारा नीति का निर्माण करे, विधि का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे या कराए। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, उनके प्रतिनिधि जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में जाएंगे और वो जनता के लिए कानून का निर्माण करेंगे। दूसरा ये है कि इसे प्रतिनिधि या असहभागी लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के प्रतिनिधि द्वारा इसमें कानून का निर्माण करा जा रहा है। जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है और उनके द्वारा कानून का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। और असहभागी लोकतंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में कोई योगदान नहीं है। जनता का कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं है, जनता का प्रतिनिधि कानून बना रहा है, इसलिए ये असहभागी लोकतंत्र है। इसके बाद इसे अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। अक्रिय लोकतंत्र, इस प्रकार के लोकतंत्र को अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। और ऐसा किस लिए? क्योंकि जनता की जो सक्रियता है, इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता की सक्रियता कब देखने को मिलती है? चुनाव में देखने को मिलती है। तो जनता की सक्रियता चुनाव में देखने को मिलती है और बाकी दिन में जनता अक्रिय रहती है राजनीतिक क्षेत्र में, तो फिर इसलिए इसे अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद अगर ये कानून बनाने में अपना योगदान निभाए तो वो सहभागी लोकतंत्र, इस प्रकार के लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को कभी मिलती थी। इसके बाद अगर देखें तो जो अधिकांश बड़े देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही देखने को मिलता है। क्या है कि अधिकांश बड़े देश जो हैं, अधिकांश बड़े देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। अधिकांश बड़े देश अगर देखें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र इन देशों में है। तो क्यों है अधिकांश बड़े? अभी हमने बात किया है कि जो
सहभागी लोकतंत्र है, क्योंकि जो सहभागी लोकतंत्र है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र जो है, सहभागी लोकतंत्र अगर रहेगी तो सहभागी लोकतंत्र में क्या होगा कि प्रत्येक जनता से राय लिया जाएगा, प्रत्येक जनता से राय लेना अतिरिक्त खर्चे को बढ़ा देगा, अतिरिक्त खर्चे को या वित्तीय बोझ को बढ़ा देगा। अगर सहभागी लोकतंत्र है बड़े देशों में, बड़े देश हैं, देश क्या हैं, देश बड़े हैं, तो यहाँ की जनसंख्या भी क्या होगी, जनसंख्या भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे अधिक होगी। बड़े देश का तात्पर्य है दृष्टि, ये जो बड़ा देश है, ये हम जो बड़े देश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहे हैं, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो बड़े देश हैं, बड़े देश हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से, इसका मतलब कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ चढ़ के हैं, अधिक से अधिक वहाँ पे जनसंख्या है, तो ऐसे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे देश में सहभागी लोकतंत्र होता है तो प्रत्येक जनता से एक एक बिल पे राय लेना खर्चे को बढ़ा देगा, अतिरिक्त खर्चे को बढ़ावा देगा, जिससे सरकार पे वित्तीय बोझ की समस्या आ सकती है और आ ही जाएगी अगर ऐसे लोकतंत्र बड़े देशों में अगर व्यवस्था कर दी जाए तो ये है अधिकांश बड़े देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में प्रत्येक जनता से राय लेना अतिरिक्त खर्चे को बढ़ा देना या फिर सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ को बढ़ा देना, ऐसा बढ़ा देना, ये बढ़ा देगा, अतिरिक्त बोझ को बढ़ा देगा। और ये क्या है, ये यहाँ पे सारी बातें हो गई। अब अधिकांश देश में बड़े देश की बात तो हो गई, ये तो ठीक है, लेकिन अधिकांश देश में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अधिकांश देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। क्या है? अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो अधिकांश देश हैं, अधिकांश देश विकसित देश हैं, अधिकांश देश विकासशील देश हैं। वर्तमान में अधिकांश देश क्या हैं? अधिकांश देश विकासशील हैं, अधिकांश देश विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं। विश्व की बात करें तो विश्व में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विकसित देश कम हैं, अधिकांश देश विकासशील देश हैं, अपने आप को विकसित बनाने के क्रम में हैं, अपने आप को विकसित बनाने के लिए कार्य प्रगति पर है, अपने आप को विकसित बनाने के लिए। तो ऐसे में अधिकांश देश विकासशील हैं। और विकासशील देश में क्या होता है कि यहाँ पे शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं होती है। यहाँ पे विकासशील देश जो है, यहाँ पे शिक्षा जो है, शिक्षा खासकर
राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है। तो होगा यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे देश हैं, अधिकतर देश जो हैं विकासशील हैं पूरे विश्व में। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। ऐसा क्यों है? अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में, अधिक से अधिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। एक तो ये जनसंख्या वाली बात है कि प्रत्येक जनसंख्या तक पहुंचने में, बिल को पहुंचाने में अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा और फिर वित्तीय बोझ को बढ़ावा मिलेगा, सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। जैसे सरकार अन्य कल्याणकारी काम में जो पैसे लगाती, जो अन्य कल्याणकारी कामों में, जो ये क्या है, योजनाओं में, कल्याणकारी योजनाओं में जो पैसे लगाती, वो पैसा इसमें जो उसमें चला जाएगा, जो ये प्रत्येक जनता के पास बिल को पहुंचाया जाएगा, उसमें अधिकांश पैसे चले जाएंगे। तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कमी आएगी, तो फिर देश का विकास बाधित होगा। तो इसलिए एक तो वो कारण है। फिर उसके बाद अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में अधिकांश देश विकासशील हैं। तो विकासशील होने की वजह से प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, इसलिए क्योंकि विकासशील देशों में शिक्षा, खासकर राजनीतिक शिक्षा जो है, वो राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है। अब राजनीतिक शिक्षा के अभाव के क्रम में क्या होगा कि अगर यहाँ पे जो अशिक्षित लोग होंगे, विकासशील देशों में अधिकांश देखा जाए तो अशिक्षित, साक्षरता कम होती है। साक्षरता दर अधिक होने के बाद भी वहाँ के लोग उतने शिक्षित या जानकार राजनीतिक क्षेत्र को लेकर नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास अगर बिल पहुँचाया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास बिल पहुँचाया जाएगा, तो जनता उसको पढ़ के जान ही नहीं पाएगी कि ये है क्या, इसमें क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है, किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। ये लाभदायक है या हानिकारक है, ये जनता निर्णय नहीं ले सकती। शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा का अभाव है। अब ऐसे में जहाँ पे राजनीतिक शिक्षा का अभाव है, लोग अशिक्षित हों, ऐसे में अगर उनसे पूछा जाए कि जो देश की विदेश नीति है, देश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति अगर भारत की बात करें, प्रत्येक जनता से पूछा जाए कि विदेश नीति किसके साथ, अमेरिका के साथ कैसी हो, अमेरिका के साथ भारत की विदेश नीति कैसी हो, इस पे अगर जनता से राय लिया जाए तो ये अशिक्षित जनता या जो राजनीतिक क्षेत्र में जनता शिक्षित नहीं है, वो कैसे, कुछ जनसंख्या तो शिक्षित है, कुछ जनसंख्या के आधार पे हम ये सारी जनसंख्या से हम इस प्रकार की राय नहीं ले सकते। जनसंख्या कम से कम 98, 99%, 100%, कम से कम 9% से अधिक जनसंख्या इतनी शिक्षित हो कि ये समझ पाए कि जो भारत की विदेश नीति है वो अमेरिका के साथ किस प्रकार से होगी तो भारत के पक्ष में लाभदायक होगा। इतनी जानकारी होनी चाहिए जिस जनता के पास, उनसे हम पूछ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति अमेरिका को लेकर क्या होनी चाहिए। अगर जनता अशिक्षित है, राजनीतिक क्षेत्र में अशिक्षित है, तो उनसे ये राय लेना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अधिकांश विकासशील देश हैं और अधिकांश विकासशील देश हैं, तो अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए होगा कि जनता अपने प्रतिनिधि को, हालांकि वो व्यवहारिक बात है कि जो प्रतिनिधि जाते हैं शायद उन्हें भी इसकी जानकारी कम हो, लेकिन जो नियम है वो यही है कि प्रतिनिधि जाएगी जनता की और वो कानून जनता के लिए बनाएगा। तो इस प्रकार से हो गया जनता के द्वारा शासन, और जनता के द्वारा शासन का मतलब हो गया, ये अर्थ हो गया
कि जनता ही नीति का निर्माण करेगी, और जनता नीति का निर्माण दो प्रकार से कर सकती है, प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधि को भेज के। जो प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने नीति का जो कानून का निर्माण करेगी अपने लिए, उसको सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है, और जो जनता प्रतिनिधि द्वारा अपने कानून का निर्माण करवाएगी उसको कहा जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र या असहभागी लोकतंत्र। इसके अलावा उसे अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। अक्रिय लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो जनता है, आम जनता की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता जो है वो आमतौर पे चुनावों में ही देखने को मिलता है, तो इसलिए अब बाकी दिनों में जो है वो अक्रिय रहती है, तो इसलिए उसे अक्रिय लोकतंत्र भी कहा जाता है। उसके बाद अधिकांश देशों में ऐसा जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वही प्रचलित है, क्योंकि अधिकांश बड़े देशों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र रहेगा तो जो सरकार है, सरकार का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, सरकार पे वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और वित्तीय बोझ की वजह से जो खर्च सरकार कल्याणकारी योजनाओं में कर पाती वो नहीं कर पाएगी, तो जो देश है, देश की जो विकास है विकासवादित होगी। दूसरी तरफ अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रचलन है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश विकासशील हैं, अपने विकास को आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं, और विकासशील देशों में होता क्या है, जो शिक्षा है, शिक्षा का अभाव होता है, खासकर राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है, और राजनीतिक शिक्षा के अभाव में जनता से और ऐसे व्यक्तियों से अगर ये पूछा जाए कि आपके लिए क्या, मतलब ये जो विदेश नीति है किसी देश को लेकर क्या होना चाहिए, ऐसे कानूनों पे अगर जनता की राय लिया जाए तो वो ठीक नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से ये जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन है, इसका ये व्याख्या था कि आखिर अर्थ क्या है जो लोकतंत्र में, जो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। इसके बाद जनता का शासन, अगली जो बात है, लोकतंत्र में जनता का शासन होना चाहिए। जनता का शासन होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? हमने देख लिया कि जो जनता के द्वारा शासन का अर्थ क्या है, तो जनता के द्वारा शासन का अर्थ है कि खुद जनता शासन करे, या शासन का अर्थ है नीति निर्माण, अर्थात जनता खुद नीति निर्माण करे। यहाँ पे विधि जनता के इच्छानुसार हो, यहाँ जो कानून है कानून जनता के अनुसार हो, क्योंकि वो कानून जनता के लिए है, तो वहाँ का कानून जनता के द्वारा बनाई जाए। दूसरी बात ये है कि जनता का शासन होना चाहिए। जनता का शासन का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो। अगर किसी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो हम कहेंगे कि वह जनता का शासन है वहां पे। और इसके साथ यही नहीं, और साथ ही समान मत का अधिकार हो। समान मत का अर्थ है क्या? कि एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत। एक व्यक्ति एक मत क्या है?
ऐसा न हो कि जो गजोधर भैया हैं, गजोधर भैया के पास पैसे नहीं हैं। गजोधर भैया क्या हैं? गरीब आदमी हैं। क्या है? गजोधर भैया गरीब आदमी हैं। और जो मुकेश अंबानी हैं, मुकेश अंबानी हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। ये जो दो लोग हैं, जो गजोधर भैया हैं, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा व्यवस्था हो जाए कि गजोधर भैया अगर एक वोट दे रहे हैं तो इनका वोट 1 माना जाएगा, और जो ये 1 वोट दे रहे हैं इनका 10 के बराबर होगा। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो पैसे वाला है, जो अमीर व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, वो 1 वोट देगा तो उसका 10 वोट के बराबर होगा। और गजोधर भैया 10 गजोधर भैया वोट देंगे तो उतना वोट होगा जितना वोट ये अकेले दे के कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुकेश अंबानी 1 वोट दे रहे हैं तो वो वोट बराबर होना चाहिए 10 गजोधर भैया के। ऐसा नहीं होना चाहिए। गजोधर भैया का 1 वोट तो मुकेश अंबानी का भी 1 वोट, वो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अगर वो एक व्यक्ति है तो उसके पास 1 वोट होना चाहिए। वो गरीब अमीर से अमीर भी आदमी हैं तो उसके पास भी 1 ही वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा न हो कि अगर वो अमीर जितना ही अमीर है उतना ही अधिक वोट उसके पास होता जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर गजोधर भैया के का क्या मतलब। गजोधर भैया जैसे अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग मिल के एक व्यक्ति को नहीं जिता पाएंगे, ये अकेले एक व्यक्ति को जिता देंगे। तो जिनको चाहेंगे ये जिता देंगे, अकेले ये जिता देंगे एक व्यक्ति को, और ये 5 लोग भी मिलके नहीं जिता पाएंगे किसी व्यक्ति को। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति 1 मत होना चाहिए। मत की समानता होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो भी जाता है और व्यवस्था ऐसी हो जाती है तो भी वो जनता का शासन नहीं माना जाएगा। तो भी वहाँ पर भी एक जनता का शासन नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारी जनता एक समान वोट नहीं दे पा रही है। गजोधर भैया अगर 9 गजोधर भैया हैं तब भी ये एक किसी अपने प्रतिनिधि को जिता नहीं पाएंगे। ये अकेले एक प्रतिनिधि को जिता के अपने लिए भेज देंगे, कानून बनाने के लिए सरकार बना देंगे। ये अकेले सरकार बना देंगे और ये 9 लोग मिलके नहीं बना पाएंगे। वोट देने का अधिकार इनको भी है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो। अगर यहीं तक समाप्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, यहीं तक ये बात समाप्त हो जाएगी तो ये व्यवस्था सामने निकल के आ सकती है। ये व्यवस्था सामने निकल के आएगी तो क्या होगा कि 9 गजोधर भैया सरकार नहीं बना पाएंगे, एक मुकेश अंबानी द्वारा सरकार बना दिया जाएगा। तो ये भी जनता का शासन नहीं कहा जाएगा। इसलिए आगे बढ़कर एक लाइन आती है कि साथ ही समान मत का अधिकार हो। समान मत का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ऐसी व्यवस्था अगर है तो वो जनता का शासन माना जाएगा। और दूसरी बात जो होनी चाहिए, जनता के पास ढेर सारे विकल्प हों और उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार जनता के पास हो। ढेर सारे विकल्प मौजूद हों और इन विकल्पों में से
जैसे हमने कल बात किया था, एक बात हमने ये चीन के बारे में देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा था कि जो चीन है, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी से ही कई उम्मीदवार खड़े होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी से ही कई उम्मीदवार खड़े होंगे और इन्हीं उम्मीदवारों में से जनता को एक को चुनने का अधिकार है। तो क्या ये लोकतंत्र है? चीन में क्या लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था है? क्योंकि मत देने का अधिकार तो यहाँ पे भी है, वोट देने का अधिकार व्यक्तियों को यहाँ पे भी है, और एक मत एक व्यक्ति का भी अधिकार है, समान रूप से मत देने का अधिकार है। तो क्या यहाँ पे लोकतंत्र है? तो यहाँ पे फिर भी लोकतंत्र नहीं है। क्या है कि जैसे ये है चीन में, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। चीन में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार भी है, और साथ ही वहाँ पे ये भी व्यवस्था है, समान मत का भी अधिकार है। तो क्या इतना होने से वहाँ पे जनता का शासन माना जाएगा? अगर जनता का शासन मान लिया जा रहा है तो फिर वहाँ लोकतंत्र माना जाएगा। अब चूंकि सिर्फ जनता का शासन होने से भी लोकतंत्र नहीं होगा, जनता के लिए भी शासन होना चाहिए। तो जनता के लिए शासन है वहाँ पे, क्योंकि जनता के लिए शासन वहाँ पे इसलिए है कि जनता के लिए शासन का अर्थ है ये जो जनता का द्वारा जो शासन है, तो जनता के द्वारा शासन जो है, जनता के द्वारा शासन, ये है चीन में, ये व्यवस्था है, देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जनता के द्वारा शासन का अर्थ है कि जनता का योगदान होगा कानून बनाने में। तो जनता ABCD को अगर चुन के भेज रही है तो ये लोग जाके कानून बना रहे हैं। जनता को इनको चुनने का अधिकार है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुन रही है, उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं संसद में और कानून बना रहे हैं जनता के लिए। तो ये जनता के द्वारा भी शासन है। इसके बाद अगली बात जो आती है, जनता का शासन। प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पे मत देने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को समान मत का भी अधिकार है। तो यहाँ पे तो भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होता है जो चीन में, कि ये जनता का शासन नहीं माना जाता। जनता का शासन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि जनता के पास ढेर सारे विकल्प मौजूद नहीं हैं। क्या है? ढेर सारे विकल्प जनता के पास मौजूद नहीं हैं। एक ही पार्टी है यहाँ पे, एक ही पार्टी के A को चुनिए, B को चुनिए, C को चुनिए। आप यदि B को चुनते हैं तो वो भी क्या होगी, कम्युनिस्ट पार्टी से ही होगी। वो प्रतिनिधि को किससे होगा, कम्युनिस्ट पार्टी से ही होगा। यदि आप D को चुनते हैं, C को चुनते हैं, A को चुनते हो या B को चुनते हैं, तो इन सभी को अगर आप चुनते हैं तो कुल मिला के आप सरकार किसको बना रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बना रहे हैं। तो जनता के पास विकल्प कहाँ है? जनता के पास विकल्प नहीं है कि किसी और पार्टी को चुने, किसी और पार्टी की तरफ। अब किसी और पार्टी का विकल्प ही नहीं है। और पार्टी क्या होती है? पार्टी एक विचारधारा पे टिकी होती है। पार्टी क्या होती है? पार्टी एक विचारधारा पे टिकी होती है। विचारधारा पर टिकी होती है। क्या है कि एक पार्टी में एक ही विचारधारा के कई लोग होते हैं, लोग तो ढेर सारे हैं, ABCDEFGHZ तक लोग हैं। चाहे जितने लोग हैं, लेकिन सभी की विचारधाराएं इसी पार्टी की विचारधारा पे टिकी हुई है। और जो पार्टी की विचारधारा पे टिकी हुई है, तो विचारधारा तो एक ही है।
व्यक्ति से क्या मतलब है, हम किसी भी व्यक्ति को चुन लें, व्यक्ति से क्या मतलब है, उसकी विचारधारा बदलनी चाहिए, उसके हमको विचारधाराओं का विकल्प चाहिए। व्यक्ति का विकल्प ढेर सारे व्यक्ति हैं, हम तो किसी को चुन लें, उसके शकल, उसके चेहरे, उसके बनावट से क्या मतलब है, हमें तो विचारधारा से मतलब है। और अगर विचारधारा से मतलब है तो फिर विचारधारा का विकल्प हमारे पास कहाँ है? एक ही तो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ही तो है। और ये पार्टी क्या है? पार्टी होती है एक विचारधारा पे टिकी होती है। एक ही विचारधारा के कई लोग एक पार्टी में होते हैं, विचारधारा एक ही होती है, ढेर सारे व्यक्ति होते हैं, वो पार्टी होता है। और उस पार्टी को यदि आप चुन रहे हैं, उस पार्टी में से किसी भी व्यक्ति को चुन रहे हैं, मतलब उसी विचारधारा को चुन रहे हैं। आपको व्यक्ति से नहीं मतलब है, जनता को व्यक्ति से मतलब नहीं है, जनता को मतलब है विचारधारा से। और विचारधारा पार्टी, जो पार्टी है विचारधारा पे टिकी होती है। तो एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ढेर सारी पार्टियाँ हैं। हमारे यहाँ चाहे ए पार्टी को चुन लीजिए, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, ऐसे ऐसे करते करते हमारे यहाँ तो जेड तक पहुँच जाएगा पार्टी। और जेड तक भी, इससे भी ज़्यादा हम लोग तो कखा गघा में पहुँच जाते हैं। इतनी ढेर सारी पार्टियां हैं हमारे यहाँ। जेड तक जाने के बाद कखा गघा में पहुँच जाते हैं, बल्कि कुछ समय बाद तो ऐसा भी समय न आ जाए कि हम लोग कक्का किक्की में पहुँच जाए। तो इतनी ढेर सारे विकल्प हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो विकल्प जो विचारधारा हैं, जैसे हम कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, किसानों की आय को अगर दोगुनी करना है तो सरकार की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। काम एक ही है, काम वही होगा। काम क्या होगा? यही, किसानों की आय दोगुनी होगी ही। किसानों की आय जो है उसको बढ़ाना है। तो किसानों का आय बढ़ाना है तो पार्टी ए भी वही काम करेगा, पार्टी बी भी वही काम करेगा। ये पार्टी ए है, पार्टी बी है, पार्टी सी है, ये सभी पार्टियां यही काम करेंगे। लेकिन होगा क्या कि इसका विचारधारा कुछ और होगा। इसको करने का ढंग, किसानों की आय को बढ़ाने का जो तरीका है, इनका जो विचारधारा है, जो तरीका होगा वो कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा। तो जनता को ये लगना चाहिए कि जो इनकी विचारधारा है, जो इनका तरीका है, किसान की आय को बढ़ाने का तरीका, जो किसान की आय को बढ़ाने का जो ए का तरीका है, क्या ये कारगर साबित होगा? क्या ये तरीका कारगर साबित होगा? क्या इस तरीके से किसान के आय बढ़ सकती है, किसानों की आय बढ़ सकती है? ये जो तरीका बता रहे हैं कि क्या ये जो तरीका बता रहे हैं इनके तरीके से किसानों की आय बढ़ेगी, या फिर ये जो तरीका बता रहे हैं इनके तरीके से किसानों की आय बढ़ेगी? किसकी विचारधारा ऐसी है कि उसकी विचारधारा से अगर काम किया जाए तो किसानों की आय बढ़ जाएगी? तो विचारधारा अलग अलग है। जनता को लगेगा कि इनकी विचारधारा सटीक है, इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो जनता इनको चुनेगी। जनता इनको किसी को भी चुन सकती है। जनता को लगना चाहिए कि जो इनका जो तरीका है किसानों की आय दोगुनी करने का या बढ़ाने का, तो फिर ये जो तरीका है ये कारगर साबित हो सकता है, इससे हो सकता है किसानों की आय बढ़ जाए, तो फिर जनता उसको चुनेगी। लेकिन अगर पार्टी एक ही है, पार्टी सिर्फ एक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो किसान की आय जो दोगुनी या किसान की आय को बढ़ाने की बात करी जाएगी, वो चाहे एक व्यक्ति करेगा, चाहे बी व्यक्ति करेगा, चाहे सी व्यक्ति करेगा, चाहे डी व्यक्ति करेगा, ये सभी व्यक्ति वही तरीका अपनाएंगे किसानों की आय बढ़ाने का, जो इस पार्टी का जो विचारधारा होगा, जो इस पार्टी का तरीका होगा। तो हम चाहे ए को चुनेंगे या बी को चुनेंगे या सी को चुनेंगे, तो हम तरीका कहाँ चुन पा रहे हैं अपने मन का? हमारे पास विकल्प ही नहीं मौजूद हैं, हमारे पास विचारधाराओं को चुनने का विकल्प नहीं मौजूद है। तो कैसे हो सकता है जनता का शासन? तो यहाँ पे जनता का शासन होने के लिए क्या होना चाहिए कि ढेर सारे विकल्प होने चाहिए हमारे पास। जनता के पास ढेर सारे विकल्प हों और उन विकल्पों में से उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनने का अधिकार जनता के पास हो।
तब जाके होगा जनता का शासन। इसको हम लोगों ने कहा कि ये जनता का शासन है। अब यहाँ पे हो गया जनता का शासन। अब इसके बाद जनता के लिए शासन हम लोग देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। ये इस प्रकार से अगर हम लोग लोकतंत्र को कंप्लीट कर लेते हैं तो लोकतंत्र के प्रत्येक पहलू को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये तो कारगर साबित हो ही सकता है, लेकिन यदि हमारी रुचि थोड़ी सी भी राजनीतिक क्षेत्र में है तो फिर लोकतंत्र को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो कम से कम लोकतंत्र के बारे में तो हमें जानना ही जानना चाहिए, हमें पता ही होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है इतना जान ले, लोकतंत्र की परिभाषा मात्र जान लेने से लोकतंत्र के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। लोकतंत्र की परिभाषा में जो एक एक शब्द है, प्रत्येक शब्द की व्याख्या क्या है, प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, इस बात को भी जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जनता के लिए शासन का क्या अर्थ है। फॉर द पीपुल, जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन कब होगा? तो अगर हम देखें तो जनता अगर अधिकारों से संपन्न है, जनता यदि अधिकारों से संपन्न है तो कहा जाएगा कि जनता के लिए शासन हो रहा है। जनता के लिए शासन हो रहा है, ये है जनता के लिए शासन का अर्थ। जनता अधिकारों से अगर संपन्न है तो फिर हम कह सकते हैं कि जनता के लिए शासन हो रहा है। इसमें क्या है, जनता के पास जनता अधिकारों से संपन्न हो, जनता अधिकारों से संपन्न हो तो कहा जाएगा कि जनता के लिए शासन हो रहा है। तो जनता के पास इतना तो कम से कम अधिकार होना चाहिए, जनता के पास यह अधिकार हो क्या कि वह सरकार की गलत नीतियों का आलोचना कर सके, सरकार की गलत नीतियों का आलोचना कर सके। इसी को हम लोग या वाक व अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 वाक व अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता हो, जनता अधिकारों से संपन्न हो। अधिकारों से संपन्न में जो मुख्य अधिकार होना चाहिए जनता के पास, ये होना चाहिए कि जनता, अगर सरकार कुछ ठीक काम नहीं कर रही है, सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, क्योंकि जनता ने ही सरकार को सरकार बनाया है, जनता ने ही सरकार को सरकार बनाया है। सरकार इसलिए है क्योंकि जनता है। लोकतंत्र की अगर बात करें तो सरकार इसलिए सरकार है, सरकार क्योंकि जनता है, जनता ने ही सरकार को सरकार बनाया है। तो वो सरकार, वो प्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो जनता के लिए ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं और गलत नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके गलत नीतियों की आलोचना जनता कर सके, इतना तो अधिकार होना चाहिए जनता के पास। जनता कह सके कि आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारे लिए, आप कुछ और करिए। तो जनता के पास इतना अधिकार होना चाहिए, जिसे हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। और ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में जो है प्रावधान किया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो इतना होना चाहिए, अधिकार इतना होना चाहिए जनता के पास कि जनता सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सके। और इसके साथ क्या होना चाहिए, साथ ही विधि के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता का अधिकार होना चाहिए और विधि के समक्ष समान संरक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। समान संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। ये दो चीज़ें भी होना चाहिए। जनता यदि अधिकारों से संपन्न है तो हम कह सकते हैं कि जनता के द्वारा शासन हो रहा है। तो उसके पास जो मूलभूत अधिकार होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जो मूलभूत अधिकार होने चाहिए वो ये होने चाहिए, वोट देने के अधिकार के अलावा, वोट देने का अधिकार तो होना ही होना चाहिए। वो जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार, जनता का शासन, जनता का शासन जो है, जो शब्द है उसमें है, तो वो तो होना ही चाहिए। जनता का जो शासन है वो तो होना ही चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। हम कह रहे हैं जनता के लिए शासन कब होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र कब होगा। लोकतंत्र कब होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं। लोकतंत्र तब होगा, लोकतंत्र तब होगा जब जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो और जनता के लिए शासन हो, तब होगा। और इसमें क्या है कि जनता का शासन में इसमें क्या है कि विधि बनाने का अधिकार हो, विधि निर्माण का अधिकार जनता के पास हो। इसमें क्या है कि वोट देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। इसमें क्या है कि अन्य अधिकार हों। इस प्रकार से अधिकार होंगे तो जाके पूरा का पूरा लोकतंत्र ये है, ये तब जाके लोकतंत्र होगा। हम लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम ये अधिकार तो होने ही होने चाहिए। वोट देने का अधिकार तो हमने ले लिया है यहाँ से,
विधि निर्माण करने का अधिकार हमने यहाँ से ले लिया है, इस प्रकार के अधिकारों को हमने हासिल कर लिया है। ये हमको अब क्या चाहिए? अब हमें अधिकार चाहिए कि हम जनता की आलोचना करेंगे। हमें कानून बनाना था, क्या था? हमें कानून बनाना था। कानून बनाना था तो हमने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाएंगे या फिर जनता को प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में हम किसी को भेजेंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएगी। हमने भेज दिया। कैसे भेज दिया? हमें वोट देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार था, हमने सरकार बना दिया। लेकिन अगर सरकार वो गलत तरीके से काम करने लगे तो यहीं पे अगली जो अंतिम बात आती है, सरकार इतना अगर होता, जनता का शासन होता और जनता के द्वारा शासन होता, तो क्या होता कि विधि निर्माण का अधिकार तो होता, विधि निर्माण का अधिकार होता जनता के पास वोट देने का अधिकार होता, जनता वोट देती और उनके प्रतिनिधि जाते और मनमाने ढंग से काम करते, गलत नीतियों को प्रोत्साहन करते, गलत नीतियों को प्रोत्साहित करते, गलत गलत कानून बनाते जो जनता के हित में नहीं होता, तो भी जनता कुछ नहीं कर पाती। अगर जनता के लिए शासन नहीं होता, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन नहीं होता। जनता के लिए शासन का तात्पर्य है कि जनता आवाज़ उठाएगी, जनता कहेगी कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। जनता के पास ये कहने का अधिकार होगा कि आपकी नीतियाँ गलत है, आप अपनी नीतियों को चेंज कर दीजिए, नहीं अगली बार फिर किसी और को हम सरकार में बैठा देंगे। जनता ये कह पाएगी। जनता ने कानून बनाने के लिए वोट देने का अधिकार था, नीति निर्माण करने का अधिकार था। जनता ने कहा कि हम कानून नहीं बना पा रहे हैं, इतने ढेर सारे लोग हैं, हम लोग सरकार के ऊपर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, वो सीमित संख्या में होंगे और वो जाएंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। हमने वोट दिया, हमने पहुंचा दिया। तीसरी बात यह है कि अगर तुम जा रहे हो तो वहाँ जाके अपने मनमाने ढंग से काम नहीं करोगे। मनमाने ढंग से काम करोगे तो हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, क्योंकि जनता के लिए शासन है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के लिए शासन होना चाहिए। और जनता के लिए शासन होने का मतलब है कि हमारे पास अधिकार है कि हम तुम्हारी आलोचना करेंगे। तुम अगर गलत काम करोगे तो हम तुम्हारी आलोचना करेंगे, ऐसा अधिकार हमारे पास है, तो हम करेंगे। साथ ही विधि के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकार को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे ये इन सारी चीज़ों का व्याख्या विस्तार से होगा और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या हम लोग करेंगे। समानता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, ये दो चीज़ें व्याख्या की अपेक्षा करती हैं। ये दो शब्द जो हैं अपने आप में बहुत अच्छे से और बहुत ढेर सारे व्याख्या की अपेक्षा करती हैं ये दोनों शब्द। तो यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, यहाँ पे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग जब ये पढ़ रहे होंगे संविधान, और संविधान में जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे होंगे, तो मूल अधिकार में हम लोग यहाँ पे इस बात को देखेंगे और यहाँ पे इन सभी चीज़ों का भी हम लोग वहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई जनता के लिए शासन। इसके बाद दो चीज़ें हो गई, और उस तीसरी बात जो है वो जनता के लिए शासन तभी कहा जाएगा जब जनता के लिए अवसंरचनात्मक विकास किया जाए। जनता के लिए शासन कब होगा? जब जनता के लिए जनता के सुविधाओं के लिए अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा,
तब जनता के लिए शासन होगा। अवसंरचनात्मक विकास, अवसंरचनाएं होंगी, अवसंरचनात्मक, ये जो अवसंरचना का विकास, अवसंरचनाओं का विकास अगर हो रहा है जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, यातायात के साधन बनाए जा रहे हैं, स्कूल, शिक्षा के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य आदि पे ध्यान दिया जा रहा है जनता के, तब जाके कहा जाएगा कि ये जनता के लिए शासन है। ये तीन चीज़ें होती हैं जनता के लिए शासन होने के लिए। तीन चीज़ें क्या, संपन्न, दो चीज़ें, जो विभिन्न प्रकार के अधिकार होने चाहिए, उसमें जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जनता ये कह सके कि ये जो सरकार है ये हमारे लिए सही से नीति नहीं बना रही है, उसकी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद जनता समान विधियों के समान संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो अगली बात है ये कि जब जनता की सुविधाओं, जनता की सुविधा के लिए जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, अगर जनता किसी असुविधा का सामना कर ही रही है तो फिर जनता के लिए शासन का अर्थ ही क्या। तो जनता के लिए शासन का अर्थ होगा कि जनता को असुविधाओं का सामना न करना पड़े, जनता की सुविधाओं के लिए अवसंरचनाओं का विकास होना चाहिए, अवसंरचनाओं का विकास होना चाहिए। तो अवसंरचनाओं का विकास, अवसंरचना दो प्रकार से हो सकते हैं, भौतिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना। अवसंरचना, अवसंरचना में दो प्रकार के अवसंरचनाओं का विकास होना चाहिए। एक होना चाहिए भौतिक अवसंरचना और दूसरा होना चाहिए सामाजिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना का विकास होना चाहिए। भौतिक अवसंरचना का विकास मांगता है कौन, जनता के लिए शासन होना का अर्थ तभी होगा, पूरा तभी होगा जब अवसंरचनाओं का विकास होगा। और अवसंरचनाओं के विकास में, अवसंरचनाओं के विकास में क्या है कि भौतिक अवसंरचना का विकास हो और सामाजिक अवसंरचना का विकास हो। और भौतिक अवसंरचना के विकास में अगर यातायात के साधन का विकास होता है, यातायात के साधन, यातायात के साधन का अगर विकास होता है तो इससे क्या होगा, यातायात के साधन का जब विकास होगा तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी। क्या होगी, सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि आएगी, व्यक्ति एक दूसरे से मिलेगा, गतिशीलता बढ़ेगी, व्यक्ति यहाँ से वहाँ बहुत आसानी तरीके से, बहुत आराम से पहुँचेगा, एक दूसरे के संपर्क में आएगा, सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी और जनता का संपर्क अन्य क्षेत्रों से बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, जब सामाजिक गतिशीलता बढ़ेगी तो जनता का संपर्क अन्य क्षेत्रों से होगा, फिर क्या होगा, इससे जनता का जो संपर्क होगा, संपर्क अन्य क्षेत्रों से बढ़ेगा, अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ेगा। संपर्क बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे व्यापार वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से यातायात के साधन से क्या होगा कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है कि एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ इनसे मिलेगा, उनसे मिलेगा, यहाँ वहाँ उसको जाने में बड़ी आसानी होगी और आराम से यहाँ से वहाँ कर सकेगा। इसमें क्या होगा कि अन्य क्षेत्रों से उसका संपर्क बढ़ेगा और अन्य क्षेत्रों से संपर्क बढ़ने से वहाँ का जो व्यापार वाणिज्य है उसको गति मिलेगी और साथ ही जनता की सुगम पहुँच शिक्षण संस्थानों तक हो सकेगा, जिससे शिक्षा का विकास होगा। इससे क्या होगा, यातायात विकास से क्या होगा कि जनता का जो पहुंच है, जनता की पहुंच शिक्षण संस्थानों तक आराम से होगा, शिक्षण संस्थानों तक सुगम होगा।
जब जनता की पहुंच, जब यातायात का साधन विकसित होगा तो जनता की पहुंच जो है वो शिक्षण संस्थानों तक आराम से पहुंचेंगे। जब आराम से पहुंचेंगे तो जाने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, आराम से जाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, और जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो देश की साक्षरता बढ़ेगी। उसके बाद डिजिटलाइजेशन का भी, जैसे यातायात के साधन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये भौतिक संरचना में जो ऐसी संरचनाएं, जैसे बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल निर्माण, हॉस्पिटल निर्माण, स्कूल निर्माण आदि इस प्रकार के निर्माण जब होंगे तो कहा जाएगा कि भौतिक अवसंरचना का विकास हो रहा है। और भौतिक अवसंरचनाओं के विकास से अगर विकास हो रहा है तब हम कहेंगे कि ये जनता के लिए शासन है। इसमें क्या है कि जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है गुणवत्तापरक हों, गुणवत्तापूर्ण हों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य हो आदि इस प्रकार से हो तो ये सामाजिक अवसंरचना का विकास होगा। शिक्षा हो, शिक्षा में वो क्वालिटी हो जिसको पढ़ के व्यक्ति का विकास हो सके, व्यक्ति का मानसिक विकास हो सके, व्यक्ति आर्थिक रूप से विकसित हो सके, व्यक्ति सामाजिक बन सके, ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा में। ऐसा स्वास्थ्य में होना चाहिए, व्यक्ति मानसिक रूप से सही हो और फिर शारीरिक रूप से ठीक हो, ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। यातायात के साधनों का विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल आदि जैसे बिल्डिंगों का विकास होना चाहिए। और इसके बाद जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियों का विकास होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अवसंरचनात्मक विकास अगर हो रहा है, अवसंरचनात्मक विकास किसी भी देश में, किसी भी संस्था, किसी राज्य में हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जनता के लिए शासन हो रहा है। अन्यथा हम ये नहीं कहेंगे कि जनता के लिए शासन। और जब जनता के लिए शासन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, क्योंकि जनता के लिए शासन लोकतंत्र की एक विशेषता है। तो ये विशेषता जब छिन्न भिन्न हो जाएंगी तो फिर हम नहीं कहेंगे कि ये लोकतंत्र है। तो ये सारी चीज़ों का अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर लोकतंत्र भी नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार, कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसमें एकात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की चर्चा होंगी और इस प्रकार से हमारा लोकतंत्र कंप्लीट होगा। लोकतंत्र कंप्लीट होने के बाद एक आध जो क्लास होंगी वो अन्य क्लास लेने के बाद जब इस प्रकार की क्लासेस जो आधारभूत क्लासेस हैं जो कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग भारतीय संविधान की ओर आगे बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज तक यहीं और कल मिलते हैं लेके लोकतंत्र के प्रकार।